हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज के इस लेक्चर सीरीज में हम पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। पीटी 365 जैसा आपको पता होगा विजन आईएएस का डॉक्यूमेंट है और इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे ईयर का ऑलमोस्ट। इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है तो वो मैं कवर करा दूंगा इसमें, मतलब डाल करके आगे टॉपिक में। ठीक है। और मोस्टली हम कंसंट्रेट करेंगे इसी पीटी 365 के टॉप जितने भी कंटेंट्स दिए हुए हैं इस बुक में, इस बुकलेट में, उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सबसे आसान भाषा में चीजों को समझा दूं, जिससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, ताकि क्वेश्चन किसी फॉर्म में आए आप उसको कर पाओ। और जो फैक्चुअल चीजें होंगी उसको मैं बता दूंगा कि ये फैक्चुअल है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। और उसके और उसमें भी अगर कुछ समझाने लायक होगा तो वो मैं समझा दूंगा इस लेक्चर में। ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझाने लायक होगा, वो सिंपल मेमोराइजेशन होगा, तो वो मैं बता दूंगा कि ये सिंपल मेमोराइजेशन, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, वो आप मेमोराइज कर लेना। ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। सबसे पहला टॉपिक, जैसे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सीधे इसी पे पहुंचते हैं क्लिक करके। तो सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर में जीन्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिया गया है, तो मैं जीन्स वगैरह आपको समझा देता हूँ। जीन्स होता क्या है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं इस पेज में जो भी दिया है वो मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि जीन्स होते क्या है। तो देखो, जीन्स जो होता है वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन क्या, आपका जीन, आपका लीनिएज कैसा रहा है, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके जो एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, आपके पिताजी का सपोज बाल कैसा है, उनके पिताजी का बाल कैसा था, मतलब आपके दादाजी का, फिर उनके पिताजी यानी आपके परदादाजी का, मतलब ऐसे जो पूरा लीनिएज होता चला आया है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जीन्स में स्टोर होती है। ठीक है। जीन्स में भी डीएनए के सेगमेंट में स्टोर होती है जो और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जो ह्यूमन सेल्स में अलोंग विद आरएनए फाउंड होता है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये दोनों एक साथ ह्यूमन सेल्स में फाइंड मिलते हैं। ठीक। तो डीएनए और आरएनए के कंपैरिजन को अब देख लेते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब मैं इसको डायग्राम से एक तरह समझाता हूँ, एक मिनट आपको। जैसे ये देखो, ये डीएनए का डायग्राम है। डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब एक ये स्ट्रैंड हो गया, एक ये स्ट्रैंड, तो ये दोनों स्ट्रैंड मिलकर के डबल स्ट्रैंड बनाते हैं। और हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब ये जैसे आप देख रहे हो, ये इसी में इसी में ये यही इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। और ये हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब इस तरह के फॉर्म में जो होता है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और इसमें जो होती है नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। नाइट्रोजनस बेसेस, चार तरह की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। एक होती है एडेनिन, फिर होती है थायमिन, फिर होती है साइटोसिन, फिर होती है गुआनिन। ठीक है। डीएनए में ये चार तरह की एटीसीजी होती है: एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक। एडेनिन और थाइन, ये जो बीच बीच की डंडियां आप देख पा रहे हो, ये देखो, एक ये डंडी है, ठीक है, फिर एक ये डंडी है, तो ये सब नाइट्रोजनस बेसेस ही हैं। ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक। और इसका काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम होता है इसका। ठीक है। और फिर अब आते हैं आरएनए पे। आरएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। देखो, ऐसे सिंगल वाला, ऐसे सिंगल करके आता है, तो ये आरएनए होता है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये आरएनए का है। ठीक है। और ये क्या करता है इसमें, जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस इसमें भी चार बेसेस होती है नाइट्रोजनस की। एडेनिन होती है, फिर साइटोसिन होती है, गुआनिन होती है, और थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल होता है। ठीक है। तो इसका जो नाइट्रोजनस बेस का शॉर्ट फॉर्म है, निमोनिक आपको याद रखना पड़ेगा, डीएनए का एटीसीजी। ठीक है। और इसमें आपको याद रखना, एटीसीजी की जगह बस टी की जगह यू याद रखना है, यू मतलब यूरेसिल। ठीक है। आरएनए में तो AUCG। ठीक। याद रहेगा नाइट्रोजन बेसिस चार इसके: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन आपके डीएनए के हो गए, और एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन हो गए आपके आरएनए के। ठीक। और डीएनए का ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और आरएनए जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है।
फिर इसके बाद अगला टॉपिक है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग को जीन एडिटिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है जीनोम एडिटिंग में कि आपकी जीन को एडिट किया जाता है। जैसे आप जैसे मान लो वीडियोस वगैरह एडिट होती है ना, जैसे जो कोई पार्ट हमें नहीं सही लगता तो उसको हम हटा देते हैं। फिर कोई सही लगता है, जैसे कहीं और का आप कोई और वीडियो सही लग रहा है, फिर कोई दूसरी वीडियो सही लग रही है तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर वो एडिटेड वीडियो हो जाती है, तो अच्छा लगता है वो देखने में। तो वैसे ही जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंस को चेंज करते हैं, जिससे उसके फिजिकल ट्रेट्स जैसे आई कलर हुआ है, उसके डिजीज का अगर कोई रिस्क है तो उसको हटा करके फिर क्या कहते हैं वो डिसीज का रिस्क हट जाता है वो पोर्शन डीएनए का हटा करके। ठीक है। तो वो चेंज करके उसके फिजिकल ट्रेट्स और अलग अलग और चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जीन साइंटिस्ट ये जीन एडिटिंग में करते हैं। ठीक। जीन एडिटिंग के की एडिटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तीन तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। एक सब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्रिस्पर की, CRISPR, Cas9 प्रोटीन के साथ जो होता है। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे दो सवाल भी आ चुके हैं यूपीएससी के, प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज हमारी चलती है, उसमें आप देखोगे सब साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा। तो उसमें बताया जाएगा कि क्रिस्पर पे दो सवाल भी आए हुए हैं। ठीक है। और अगर आप देख सकते हो तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देखो क्रिस्पर पे कौन से दो सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर दूसरा एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन इसको आप जानो कि ये भी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आता है टैलेंट। मतलब टैलेंट का फुल फॉर्म हुआ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस। ठीक है। तो ये तीन मेन तरह की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज हुई। ठीक। पहला हुआ आपका क्रिस्पर। ठीक। दूसरा हुआ आपका जेडेफेंस यानी जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, और तीसरा हुआ टैलेंस। ठीक है। अच्छा, अब क्रिस्पर कैस9 को थोड़ा डिटेल में समझने से पहले एक बार ये चीज रहेगी, आपका एसडीएन्स क्या होते हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस। तो देखो, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस एक एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी टूल होता है जिसमें जीनोम एडिटिंग के का मतलब इसका यूज जीनोम एडिटिंग में यूज होता है। ठीक है। ये एंजाइम्स डीएनए स्ट्रैंड्स को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने में काम आते हैं, जिससे जेनेटिक मॉडिफिकेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक। समझ में आ गया? मतलब एक तरह से समझो कि ये एक टूल है जो एडिटिंग के लिए यूज होता है। जैसे आप वीडियोस, जैसे मैंने वीडियोस का एग्जांपल दिया था, तो वीडियोस में वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं ना, तो वैसे ही जीन एडिटिंग में तो एसडीएन एक टूल है। ठीक है। जो चेंजेस बनाने के लिए काम आता है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखो इसका काम थोड़ा बेसिक भाषा में और थोड़ा आसान से समझ लो। एसडीएन एक तरह से मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे मान लो पेज को काटना है, कुछ अच्छा सा इसमें स्ट्रक्चर बनाना है किसी पेज से, तो आप उसमें सीजर्स का इस्तेमाल करते हो। तो वैसे ही एसडीएन जो होता है मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, जो डीएनए को एक टारगेटेड सीक्वेंस पे कट लगाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सेल के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म के माध्यम से जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक। और एसडीएन भी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक SDN1 होता है, SDN2 होता है, और SDN3 होता है। SDN1 क्या होता है? SDN1 सिर्फ डीएनए का कट होता है। ठीक। जिसमें बिना किसी नए जेनेटिक मटेरियल के इंसर्ट किए सिर्फ उसमें कट लगाया जाता है। ठीक। इसमें क्या होता है, फिर सेल अपनी नेचुरल रिपेयरिंग प्रोसेस के थ्रू म्यूटेशन करता है। जैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए नॉर्मली ये SDN1 यूज होता है। ठीक। फिर SDN2 क्या होता है? SDN2 छोटी जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए होती हैं, जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। मतलब जैसे जैसे कोई इंफॉर्मेशन पहले से डीएनए में है, ठीक है, तो उसको अगर चेंज करना है कि मतलब किसी सपोजिंग कोई बीमारी का इंफॉर्मेशन है डीएनए में कि हाँ इनके में ये पेरेंटल बीमारी है, जैसे डायबिटीज नॉर्मली जेनेटिक होती है, तो वो बीमारी अगर हटानी है तो वो पहले से प्री डिफाइंड है, तो उस चेंज को हल्का सा उसको हटाने के लिए, ठीक है, तो वैसी छोटी चेंजेस के लिए SDN2 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस 2। फिर आता है SDN3। SDN3 क्या होता है कि SDN3 में नए जेनेटिक सीक्वेंसेस इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पे SDN3 है, ये SDN3 में नए नए जेनेटिक सीक्वेंसेस इंसर्ट किए जाते हैं, और ये नॉर्मली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इस्तेमाल होता है, जीएमओ प्रोसेस में। जीएमओ आपने कई बार न्यूज में सुना भी होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने में, ठीक है, इसका ज्यादातर यूज होता है।
हालांकि ये प्रोसेस अभी उतना ज्यादा मतलब अलाउड है नहीं, बैंड है। पहले क्लोनिंग वगैरह आपने कई बार सुना होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग वगैरह हुई है, तो उस प्रोसेस में SDN3 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। SDN3 टेक्निक का। तो ये जीन एडिटिंग का प्रोसेस हो गया। जीन एडिटिंग के ये तीन मॉलिक्यूलर सीजर्स हो गए, SDN1, SDN2, SDN3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको SDN। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर के फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे आपको अच्छे से समझा दें। फिर इसके बाद हम आते हैं क्रिस्पर पे, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये आ भी चुका है यूपीएससी में, एक बार सवाल इस पे आ भी चुका है, 2 बार आ चुका है। तो देखो ये क्या करता है, ये जेनेटिक कोड को चेंज करता है या डीएनए को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एडिट किया जाता है इसमें। क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन होती है, ठीक है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। तो ये जो होता है कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के पे काम करता है। ये क्रिस्पर जो मैकेनिज्म है, ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे काम करता है। इसमें स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एडिट किया जाता है, ठीक है। Cas9 प्रोटीन जो होता है ये एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करता है, जो अनवांटेड डीएनए सेगमेंट्स को कट करके जीनोम में मॉडिफिकेशंस अलाउ करता है, ठीक। मतलब समझो कि जैसे पेपर कटिंग करते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल वैसा ही कटिंग वाला तरीका है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स वाला याद रखना, कैस्पर सीजर से याद रखना है इसको, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यूपीएससी में से ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर जीनोम सीक्वेंसिंग। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेक्निक है जो एक इंडिविजुअल डीएनए के स्ट्रैंड के बेस पेयर्स का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करती है, ठीक। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग के? तो देखो जीनोम सीक्वेंसिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस है फिलहाल अभी। हेल्थ केयर में भी जैसे इसके एप्लीकेशन होते हैं, प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस में। फिर पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप कंफर्म करने से पैटर्नल टेस्टिंग, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि डीएनए टेस्टिंग करा के देखते हैं कि बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं है करके, ठीक है। तो उसमें इसकी इस्तेमाल होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। फिर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने, मतलब कि ये क्रॉप हायर यील्ड देगा कि नहीं देगा, क्लाइमेट रेजिस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इसका काफी यूज भी है, क्योंकि जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का यहाँ काफी यूज होता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पे यूज होता ही है। पैटर्नल टेस्टिंग हो गया, एक एग्रीकल्चर में भी यूज हो गया है, फिर डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक पोर्शन खत्म होता है इसका। इसमें कुछ और समझाने लायक है नहीं। इस पेज में ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ समझा ही दिया है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वही जीन्स का को कट को यूज करना बेनिफिशियल चीजों के लिए, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वही हुआ, ठीक है, जिसमें जेनेटिक जीनोम एडिटिंग वगैरह इन्वॉल्व होता है। फिर जीनोम एडिटिंग के एग्जाम बता दिए मैंने आपको, क्रिस्पर बता दिया, और 3 तरह के जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज बता दी। क्रिस्पर एक हो गया, फिर जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस हो गया, फिर टैलेंस हो गया। इसमें से आपको याद रखने वाली इंफॉर्मेशन बस क्रिस्पर Cas9 है। और क्रिस्पर Cas9 में Cas9 प्रोटीन होता है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। और एक तरह से ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह ये होता है, मतलब जैसे कैंची से कट कट वाला काम करते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल वही सेम इसका टेक्निक है काम करने का, क्रिस्पर का, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं इसमें दिमाग लगाना है, इतना काफी है इसमें इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। फिर अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के बारे में दिया है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है कि नोबेल प्राइज ऑफ इन मेडिसिन किसको मिला है। तो इस साल नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूबेकिन को माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्टल जीन रेगुलेशन के डिस्कवरी के लिए मिला है इनको, ठीक है। इसमें जो है 1993 में इन्होंने माइक्रो आरएनए का पता लगाया था, जो जीन रेगुलेशन के ट्रांसक्रिप्टेशन के बाद का कंट्रोल करता है, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि जीन रेगुलेशन सिर्फ ट्रांसक्रिप्टेशन फैक्टर्स के थ्रू होता है, जो डीएनए का स्पेसिफिक रीजन्स पर बाइंड होकर के एमआरएनए प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अब एमआरएनए क्या है, माइक्रो आरएनए क्या है, वो मैं समझा देता हूँ अभी, ठीक है। माइक्रो आरएनए क्या होता है? ये एक छोटा नॉन कोडिंग आरएनए होता है। आरएनए जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक छोटा नॉन कोडिंग आरएनए होता है जो सेल्स को जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए से बाइंड होकर के उसका ट्रांसलेशन रोक देता है या उसे डिग्रेड कर देता है। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग होती है,
जबकि साइटोप्लाज्म के में mRNA का ट्रांसलेशन और डिग्रेडेशन का काम माइक्रो आरएनए करता है। ठीक, इसमें जरूरी आपको क्या याद रखना है कि माइक्रो आरएनए जो होता है वो सेल की जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करने में आरएनए की हेल्प करता है। ठीक है, ये नॉन कोडिंग आरएनए है, मतलब इसमें कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई कोड इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं है। ठीक, तो माइक्रो आरएनए समझ में आ गया, बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं आपको याद रखना है माइक्रो आरएनए में, कि ये एक स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए है जो सेल्स को जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो आप याद कर लोगे तो बेनिफिशियल है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा यूपीएससी में, साइंस एंड टेक के सेक्शन में स्पेशली। ठीक है, उसके बाद फिर जीन रेगुलेशन के बारे में देखते हैं। जीन रेगुलेशन क्या होता है? जीन रेगुलेशन एक प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि जीनोम के कौन से जीन्स किस वक्त और कितनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस होंगे। ठीक, जैसे सभी सेल्स के पास सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन जीन्स रेगुलेशन की वजह से डिफरेंट सेल्स जैसे मसल सेल्स और नर्व सेल्स अलग प्रोटीन्स एक्सप्रेस करते हैं, और जो उनका फंक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन बस इतना ही है कि एक प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि कौन सा जीनोम, कौन से जीन्स किस वक्त कितनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस होंगे। समझ आ गई बात? फिर आप देखते हैं कि इन्होंने इनकी जो डिस्कवरी हुई है इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन पार्ट जरूरी है क्योंकि ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो देखो, इसका एप्लीकेशन है सेलुलर डेवलपमेंट में। इसमें ये देखना होता है कि स्टेम सेल्स के सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन में इसका रोल। ठीक है, फिर इम्यून रिस्पॉन्स में इसका सिग्निफिकेंस है, इसमें इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी रेगुलेट करने में। ठीक है, फिर ऑन्कोजेनेसिस यानी कैंसर सेल्स की इंफॉर्मेशन को के फॉर्मेशन को रोकना। ठीक, ऑनको मतलब ऑनको अगर टर्म आपको दिखाई दे तो वो कैंसर से रिलेटेड होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर डिजीज डायग्नोस्टिक्स, मतलब कैंसर जैसे डिजीज को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें इसका इस डिस्कवरी का मेन यूज है। ठीक, जो इन्होंने डिस्कवरी की है पोस्ट ट्रांसक्रिप्टल जीन जीन रेगुलेशन की, और डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए और इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्टल जीन रेगुलेशन, इनके इस डिस्कवरी का रोल, ये तीन रोल है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम कवर करते हैं, फिर देखते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक आरएनए डिपेंडेंट, मतलब ये आरएनए पे डिपेंडेंट होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आपको याद रखना है कि एक मोटा मोटी में कि ये एक तरह का एंजाइम है जो आरएनए पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और ये आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज करता है। ठीक, आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक एंजाइम है और ये सिंथेसिस करता है डीएनए की आरएनए से। ठीक है ना? फिर अगला टॉपिक आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स का। ये क्यों न्यूज में, वैसे तो ये यूपीएससी में पूछा ही जाता है 2-3 साल 4 साल पे या फिर 1-2 साल पे, अल्टरनेटिव जीएम क्रॉप्स के बारे में कुछ ना कुछ रहता ही है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। और इस बार ये क्यों न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है इसके वैलिडिटी ऑफ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं जीएम मस्टर्ड क्रॉप DMH11। ठीक है, ये इसका कोड है DMH11, जीएम मस्टर्ड क्रॉप है ये। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी तक इसका कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको रिलीज नहीं किया गया है। इसका डेवलपमेंट वरुणा और अर्ली हीरा 2 मस्टर्ड वेराइटीज के क्रॉसिंग से हुआ है। ये दो नाम आपको याद रखना है कि इनकी क्रॉसिंग हुई है वर्ना और अर्ली हीरा 2। ठीक है, इन दो के क्रॉसिंग से ये इसका डेवलपमेंट हुआ है, और इसकी जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए बार्नेज बस्तर जीन का इस्तेमाल किया गया था, जो बैसिलस माइलोलिक्विफेसिनस से फैसिन से लिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है इसमें बार्नेस एंड बस्तर जीन। ठीक है, ये इन्वॉल्व है, ये इसके लिए जीएम मस्टर्ड क्रॉप के लिए। ठीक, और इसके इसके क्रॉस किसके साथ हुआ है? क्रॉस हुआ आपका वरुणा और अर्ली हीरा 2। ये दो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि डेवलप किसने किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन से ने डेवलप किया है। ठीक, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको मतलब इसके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये जरूरी है, ये याद रखना है आपको। ठीक, फिर दूसरी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप के बारे में बात करते हैं, बीटी कॉटन। ठीक,
बीटी कॉटन जो है पहला और अब तक का एकमात्र जीएम क्रॉप है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो 2002 में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव हुआ था। ठीक है, ये पिंक बॉलवॉर्म जैसे पेस्ट से प्रोटेक्शन देता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला और अभी तक का एकमात्र जीएम क्रॉप है। इसके अलावा अभी तक कोई भी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए दूसरे क्रॉप्स को सहमति नहीं मिली है, ना ही आदेश मिला हुआ है। ठीक, फिर बीटी ब्रिंजल जो है 2009 में जीईएसी ने इसको अप्रूव किया था। जीईएसी क्या है? जीईएसी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है। इसका फुल फॉर्म जीईएसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है। ये इंडिया की एपेक्स बॉडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जीएम क्रॉप्स के एनवायरमेंटल रिलीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए, जीईएसी है क्या। अब इसमें हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड्स इन एग्रीकल्चर पे। सबसे पहला बेनिफिट तो होता है कि इसका एनहांस्ड यील्ड प्रोटेक्शन होता है, कि मतलब यील्ड ज्यादा होगी और इसका प्रोटेक्शन भी होगा पेस्ट और डिजीज से। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है इसमें। ठीक, उसके बाद में फिर अगला होता है रिड्यूस्ड यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड्स वगैरह इसका कम इस्तेमाल हो, क्योंकि क्रॉप्स खुद ही इम्यून होते हैं तो उन्हें अलग से पेस्टिसाइड उनके ऊपर खर्चा करने की जरूरत है नहीं, तो कॉस्ट की भी बचत होती है इससे। ठीक है, तीसरा बेनिफिट है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें इनहेंस होती है, जैसे गोल्डन राइस, जैसे विटामिन ए अलग से अलग होता है। ठीक है, फिर अगला एक इसका बेनिफिट है कि ड्रॉट के लिए ये रेजिलियंट हो, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूव होता है। ठीक है, ड्रॉट ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स होते हैं। ठीक, फिर रेगुलेट इसमें इंडिया में जीएम क्रॉप्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में हम जानते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत में अनुसार जीएम फूड इंपोर्ट और सेल को रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, मतलब इसमें क्या ये रेगुलेट क्या करता है? ये रोकता क्या है? प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को। इंपोर्ट मतलब बाहर से जब चीजें आती है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। उसके मैन्युफैक्चर को, उसके यूज को, उसके सेल को ऑफ जीएम फ्रूट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को विदाउट एफएसएसएआई's अप्रूवल। मतलब और अप्रूवल किसका लगता है? एफएसएसएआई का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एफएसएसएआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये भी आप ध्यान रखो, ये आप बताओ मुझे कमेंट में। ठीक है, फिर अगला जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन आरसीजीएम का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जो आर एंड डी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है ये। ठीक है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर तीसरा है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमिटी। इसमें जीएम ऑर्गेनिजम्स की सेफ्टी और कंट्रोल मेजर्स का रिव्यू होता है। ये इसी में इन्वॉल्व रखते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेफ्टी और उनके कंट्रोल मेजर्स को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, डीएलसी। ये क्या करता है? ये इंस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट करता है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी को या फिर जीईएसी को। इसके मतलब जो वहां पे काम हो रहे हैं वो कंप्लायंस वगैरह, पूरे कंप्लायंस उसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं जीईएसी पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी पे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ये एपेक्स बॉडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जीएम क्रॉप्स के एनवायरमेंट रिलीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स 1989 के अंतर्गत। ठीक है, और इसके जो रूल्स वो होते हैं वो फ्रेम है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? इसके रोल्स एंड फंक्शंस है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अप्रूवल, कोई भी नए जीएम क्रॉप या जीएम ऑर्गेनिज्म को फील्ड ट्रायल या कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज करने से पहले जीएसी का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ठीक है, ये तो पहला इसका फंक्शन हो गया। दूसरा, एनवायरमेंटल सेफ्टी का असेसमेंट भी यही करती है। ये इंश्योर करती है कि जीएम क्रॉप्स या उसके ऑर्गेनिजम्स या जीएम ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ है कि नहीं। फिर बायो सेफ्टी गाइडलाइंस और रेगुलेशन बनाना। ठीक है, ये भी इसी का काम है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल और एथिकल गाइडलाइंस सेट करना। ठीक, फिर फील्ड ट्रायल्स और रिस्क असेसमेंट भी इसका काम है कि जीएसी के अप्रूवल के बिना किसी भी जीएम क्रॉप का फील्ड ट्रायल नहीं हो सकता है।
और ये देखना भी कि भाई कोई फील्ड ट्रायल तो नहीं हो रहा बिना इसके अप्रूवल के। फिर ये पॉसिबल अगर होता है तो फिर वो अलग ही उसके लिए फिर पनिशमेंट वगैरह होती है, ठीक। फिर ये पॉसिबल रिस्क जैसे बायोडायवर्सिटी पर इम्पैक्ट, फिर एलर्जिसिनिटी और टॉक्सिसिटी वगैरह को एनालाइज करना भी इसी का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने थोड़ा और डिटेल में आपको बता दिया है। इसके बाद फिर हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तब तक आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, उसका कोई डाउट हो तो आप डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम दिया हुआ है वहां पूछ सकते हो डीएम करके, या व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ खत्म करते हैं फिर, ठीक है। जय हिंद।